हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 11वीं 12वीं में सामान्य रूप से चलता है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में शुरुआत करेंगे आदिकाल से। आदिकाल की पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद में इसका नामकरण, इसके प्रमुख कवि और रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में अपार शब्द भंडार है। इसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा जन सामान्य के लिए कठिन हो रही थी। इसलिए इसलिए भाषा का सरलीकरण हुआ कि मतलब जो संस्कृत भाषा थी ना, जन सामान्य के लिए थोड़ी कठिन हो रही थी। इसके लिए थोड़ी सी उसमें बदलाव हुआ और उसका सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गई। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। कहीं वह ग्राम्य भाषा के रूप में तो कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तत्कालीन साहित्यकार जन रुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ कर दिया। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। वे तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। कहने का मतलब ये है, जो शुरू में संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तो ये कैसे मतलब लोगों को समझाने के लिए आचार्यों ने, सिद्धाचार्यों ने, कुछ विद्वानों ने उस भाषा का रूप परिवर्तित कर दिया। मतलब लोगों को समझ में आए इस तरह के शब्द उन्होंने प्रयोग करने शुरू कर दिए। तो 7वीं शताब्दी में ये अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। और फिर धीरे धीरे तत्कालीन जो साहित्यकार थे, उन्होंने जन सामान्य की रुचि को ध्यान में रखकर उनके मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए मतलब इसमें बदलाव और कर दिया। और उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का तो प्रयोग हुआ, लेकिन साथ साथ मतलब लौकिक और ग्रामीण जो भाषा के शब्द थे वो भी उन्होंने प्रयोग किए। तो ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य पर्याप्त विकसित एवं सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगा। मतलब 10वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि जो ये अपभ्रंश थी, अपभ्रंश क्या थी, संस्कृत में जो धीरे धीरे लोगों के बोली के अनुसार जो परिवर्तन हुआ वही अपभ्रंश थी। तो वो अपभ्रंश धीरे धीरे और विकसित होती गई। इस समय अपभ्रंश भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी थी और लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। तो जो लोक भाषा में साहित्य लिखा जाता था उसमें संस्कृत के शब्द थोड़े मिक्स होकर साहित्य का रूप बनने लग गया। अपभ्रंश का काम निखर रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न काव्य रूपों के कारण कथा और शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्य के नियमों के बंधन से मुक्त हो गया। तो मतलब उस समय की जो प्रवृत्तियाँ थी और विभिन्न काव्य रूप थे, उनके कारण कथा और शिल्प विधान जो संस्कृत साहित्य के नियम से बंधे हुए थे वो थोड़े मुक्त होने लग गए। ये विभिन्न संप्रदाय, धर्म, मतांतरों का काल था। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में कवि अपनी रचना लिख रहा था, तो कहीं श्रृंगार रस की धारा के साथ साथ वीर रस का भी संगम हो रहा था। तो ये पहले की मतलब पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई वो यहाँ पर बताया गया है। फिर 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का ये साहित्य राजाश्रय, मतलब कि राजाओं की शरण स्थली में लिखा गया, राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा गया। फिर धर्माश्रय, मतलब धर्मों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। फिर लोकाश्रय, लोगों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। इस आधार पर रचा जा रहा था। इस समय साहित्य संक्रमण काल चल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियाँ, परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रभुचेता तथा विकासोन्मुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोक रंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्तित
प्रशस्त किया। जनमानस जीवन धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया, जो लोक रंजन के साथ साथ लोक रक्षण का भी काम कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि 7वीं शताब्दी में जहाँ अपभ्रंश हो रहा था, 10वीं शताब्दी तक वो अपभ्रंश साहित्यिक रूप ले चुका था, और 13वीं शताब्दी तक वो मतलब अलग अलग आधार पर रचा जाने लगा, मतलब राजाश्रय, धर्माश्रय और लोकाश्रय के रूप में रचा जाने लगा। फिर जनमानस जीवन धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया, जो लोक रंजन के साथ साथ लोक रक्षण का भी काम कर रही थी। राजाश्रय कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इसको रासों का नाम दिया गया, तथा आध्यात्मिक, वीर रसात्मक तथा श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार मिलते हैं। तो राजाश्रय से मतलब क्या है? एक तो राजाओं की प्रशंसा, दूसरा ये है कि युद्ध के समय वीरों में उत्साह भरने वाली रचनाओं का इसमें आविर्भाव हुआ। तो कुछ उदाहरण हैं जो कि वीर रस से संबंधित है और श्रृंगार से संबंधित है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, विचय रा सहाबे मुलक, उजूरे उजू जाड़ी मातेहु रेबंक, नियई वोई जौरे लंक, ये सरपाद की रचना है। हमीर कज जज्जल भई भुआ अणल, ये मई जलऊ, सुलितान शीस करवाल दई, तजी कलेवर दीव चलऊ, ये सारंगधर की रचना है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन तिरुपति भेल, से हो मधु बोल, सवनई सुनल, श्रुति पथ परस न मेल, ये विद्यापति की रचनाएं हैं। ये जो रचनाएं हैं कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आपको मतलब पूरी रचना याद नहीं रखना है। जैसे नाद न बिंदु रवि न शशि, इतना ध्यान में रखोगे, और सरपाद का नाम दिमाग में रखना है। फिर हमीर कज जज्जल, ये आपको तो पता ही है, हमीर रासो सारंगधर ने लिखी थी, तो अपने आप ही ध्यान में रह जाएगा ये पंक्ति। फिर जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल, तो ये विद्यापति की रचना है, इसको दिमाग में रखना है। फिर है आदिकाल के इस समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है, हिंदी का आदिकाल कहा जाता है। उसको भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। जो आदिकाल है वो अपभ्रंश का ही रूप है, मतलब अपभ्रंश विकसित होते गया और उसी को आदिकाल नाम दे दिया। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, तो कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा की पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है कि 7वीं शताब्दी से शुरू होकर और 12वीं 13वीं शताब्दी तक जो काल चल रहा था वो अपभ्रंश ही चल रहा था। पहले मतलब पूर्वार्ध अपभ्रंश था और फिर उसका उत्तर रूप अपभ्रंश था। तो जो उत्तरकालीन अपभ्रंश था ना, उसको कुछ लोग तो इसका विकसित रूप बोल देते हैं अपभ्रंश का, कुछ उसको पुरानी हिंदी बोल देते हैं। तो पुरानी हिंदी के रूप में अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रारंभ में लिखी गई रचनाएं और उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी जाती हैं। तो अपभ्रंश काल की रचनाओं को भी हम आदिकाल की रचनाएं ही मानते हैं। इस समय का साहित्यिक परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप निखार रहा था। इस काल के नामकरण पर अनेक मत प्रकट हो गए। अब देखो, कुछ इतिहासकार हैं, हिंदी साहित्य के इतिहासकार जो है, उन्होंने कुछ ने तो अपभ्रंश के कवियों को शामिल कर लिया और कुछ ने नहीं किया। इसलिए सबका मतलब जो काल निर्धारण है वो अलग अलग है। इसी वजह से है क्योंकि कुछ लोगों ने तो 7वीं शताब्दी से ही मान लिया जब से अपभ्रंश की शुरुआत हुई, और कुछ लोगों ने 11वीं शताब्दी से माना, जहाँ अपभ्रंश मतलब उत्तरकालीन अपभ्रंश को उन्होंने साहित्य में शामिल किया। तो इस तरह से नामकरण और काल क्रम अलग अलग है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विभिन्न मतांतर हैं। साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहती हैं। जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है
वही समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। तो मतलब आज की स्थिति जैसी है उस हिसाब से साहित्य रचा जाएगा, फिर धीरे धीरे दूसरी स्थिति पैदा होगी तो पुरानी स्थिति मंद पड़ जाती है। ये काल की शाश्वत क्रिया है, किंतु पूर्ण तक कोई प्रवृत्ति विलुप्त नहीं होती। तो मतलब नई प्रवृत्ति आती है तो पुरानी वाली जो प्रवृत्ति है वो कभी भी खत्म नहीं होती, जबकि उसका प्रभाव कम हो जाता है। प्रकृति की प्रवृत्ति उद्भव, विकास और ह्रास की रही है। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक धाराएं उत्पन्न हुई, समय पाकर विलीन हो गई, इसलिए काल विभाजन का कार्य अत्यंत कठिन रहा। तो मतलब साहित्यिक धाराएं बहुत सारी उत्पन्न हुई और समय पाकर विलीन भी हो गई, इसके लिए कोई अच्छे से मतलब काल विभाजन आज तक नहीं कर पाया। फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक और शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य के काल विभाजन और उसका नामकरण करने का प्रयास किया। डॉक्टर ग्रियर्सन के पूर्व लिखे गए साहित्य के इतिहासकार गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास में केवल तत्कालीन रचना की साहित्यिक कृति की झलक प्रस्तुत की। वे काल विभाजन की दृष्टि से इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। उन्होंने तो मतलब रचनाकारों को ही शामिल किया और मतलब वर्ण के आधार पर किया, उन्होंने अल्फ़ाबेट के आधार पर किया। तो ये नहीं पता चलता कि ये जो रचनाकार हैं ये शुरू में कौन से रचनाकार आए और अंत में कौन से आए, क्योंकि जैसे उन्होंने अंगद से शुरू कर और हेमचंद्र तक सब कवियों को उन्होंने शामिल कर लिया। तो इससे हमें ये पता नहीं चल पाता है कि मतलब 7वीं शताब्दी के कौन से हैं, 8वीं के कौन से हैं, 9वीं के कौन से हैं, और उन रचनाकारों ने किस तरह के साहित्य लिखे। तो इन्होंने सिर्फ रचनाओं की साहित्यिक कृतियाँ इनकी झलक प्रस्तुत होती है उनकी रचनाओं में। वे काल विभाजन की दृष्टि से इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने पूर्व विद्वानों द्वारा रचित इतिहास का गहन चिंतन, मनन और सूक्ष्म अध्ययन करके इस काल को क्रमानुसार विभाजित किया। इन्होंने हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। तो सबसे पहले काल विभाजन का जो काम किया था वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। फिर डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में भी परिवर्तन होता है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम चारण काल का। मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया। तो जो ये हैं ग्रियर्सन, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा और मिश्र बंधु जो है उन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इस प्रकार से काल विभाजन किया है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया आरंभिक काल, और दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल, पांचवा वर्तमान काल। देखो इसमें से प्रश्न कैसे बनता है कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, ठीक है, और आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा, ठीक है, फिर अलंकृत काल किसे कहा गया। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जो ये मिश्र बंधु है, इसने आदिकाल का समय क्या बताया। तो इस तरीके से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ये आरंभिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। जैसे अपभ्रंश मैंने बताया आपको 700 ईस्वी से शुरू होकर मतलब 7वीं शताब्दी से शुरू होकर और 13वीं शताब्दी तक चला था। तो देखो 700 से 1343 तक तो इन्होंने पूर्व आरंभिक काल माना, और उत्तर आरंभिक काल माना इन्होंने 1344 से 1444 विक्रम संवत। फिर ईस्वी करना है तो आपको इसमें से 57 माइनस कर देने हैं। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल इन्होंने 1445 विक्रम संवत से 1560 माना, और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है वो 1561 से 1680 विक्रम संवत माना। तो माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्वालंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्वालंकृत काल जो है 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत है, और उत्तरालंकृत काल जो है वो 1791 से 1889
विक्रम संवत। फिर परिवर्तन काल 1890 से 1925, तो इस तरह से, और वर्तमान काल 1926 से अद्यावधि, मतलब अब तक। मिस्र बंधुओं का वर्गीकरण ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ था, किंतु इसमें पूर्णता नहीं आई। इसे वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं माना गया क्योंकि ये युक्ति संगत कम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के 4 भागों में विभाजित किया। 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। वो किस तरह से है, ये रामचंद्र शुक्ल का ही सर्वमान्य माना जाता है। वैसे वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। तो 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, और ईस्वी देखेंगे तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। कौन सा? वीरगाथा काल। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल का। फिर भक्ति काल जो 1375 से 1700 तक, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। फिर रीतिकाल 1700 से 1900, और ईस्वी में 1643 से 1843। और गद्यकाल 1900 से आज तक, और 1843 ईस्वी से अब तक। तो इस तरीके से रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा। अब तक हमने क्या देखा कि ग्रियर्सन ने 11 भागों में बांटा। फिर मिस्र बंधु जो थे उन्होंने 5 भागों में बांटा, और उसके बाद में जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने 4 भागों में बांटा। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण के पीछे कारण रहा है शुक्ल जी का वीरगाथा काल नामकरण विशेष अनुसंधान और गवेषणाओं के आधार पर किया गया। उनके काल विभाजन के 2 आधार हैं। किसी कालखंड में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रमुखता और इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि। शुक्ल जी ने बताया कि इतिहास की खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई जो वीर रस में लिखा गया। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा। तो मतलब वीरगाथा काल कहने के पीछे कारण क्या था? तो ये था कि इन्होंने 12 ग्रंथों को आधार बनाया, उसके आधार पर वीरगाथा काल का। और इन्होंने जो काल विभाजन किया उसके 2 आधार थे। एक तो किसी कालखंड में विशेष ढंग की रचनाओं, जैसे वीरगाथा काल क्यों रखा? क्योंकि उस समय वीर रस से संबंधित रचनाएं होती थी। भक्ति काल क्यों रखा? क्योंकि भक्ति से संबंधित रचनाएं थी। रीति काल क्यों रखा? क्योंकि श्रृंगार से संबंधित रचनाएं थी। और फिर गद्य काल क्योंकि गद्य भाषा का उद्भव हुआ इस तरह से। और इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धियाँ हुई, उस आधार पे इन्होंने काल विभाजन किया। तो ये जो 12 ग्रंथ हैं उनके आधार पर इन्होंने किया। तो कौन कौन से हैं? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली। तो इस तरह से 12 रचनाएं हैं और इनके रचनाकार। इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है कि जैसे पूछ लेंगे कि विजयपाल रासो किसकी रचना है, और इनमें से दलपति विजय की कौन सी रचना है, इस तरीके से पूछी जाती है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, तो ये कैसे आप याद रखोगे? देखो, इसमें जयचंद्र प्रकाश था, इसमें जय मयंक जस चंद्रिका। तो मयंक आ रहा है मतलब मधुकर, मैं से मैं को जोड़कर आपको याद रख लेना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भट्ट केदार की कौन सी रचना है और मधुकर कवि की कौन सी रचना है। तो ये 12 रचनाएं हैं जिस पर इन्होंने वीरगाथा काल नाम रखा। किंतु शुक्ल जी के नामकरण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी द्वारा वीरगाथा काल की प्राप्त सामग्री साहित्य कोटि में नहीं आती। इस समय रचित धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। धार्मिक आधार भूमि पर रचित साहित्य भी उत्तम कोटि का होता है। उदाहरण रामचरितमानस को यदि भक्ति काल से निकाल देते हैं तो भक्ति काल की शोभा नष्ट हो जाती है। तो मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये युक्ति संगत नहीं माना कि जो रामचंद्र शुक्ल ने जो किया है नामकरण वो सही नहीं है। उन्होंने क्या बताया कि वीरगाथा काल की प्राप्त सामग्री साहित्य कोटि में नहीं आती है और इस समय रचित धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ वीर साहित्य की रचना नहीं हुई। इस समय
भक्ति से संबंधित भी ग्रंथ लिखे गए। अगर भक्ति काल से रामचरितमानस को निकाल देंगे तो फिर भक्ति काल का औचित्य ही क्या है। तो इस तरह से संदेश रासक, स्वयंभूकृत, परमचर्यु, पुष्य दंतकृत, पौम श्री चर्यु आदि जैन साहित्य के ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य से बाहर नहीं कर सकते। तो द्विवेदी जी के शब्दों में धार्मिक प्रेरणा और आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार अपभ्रंश के काव्य ग्रंथों की नवीन खोज और उनका साहित्यिक मूल्यांकन करना चाहिए। शुक्ल जी ने मिश्र बंधु द्वारा उल्लिखित और अन्य अपभ्रंश ग्रंथों को आदिकाल के लक्षण निरूपण और नामकरण के लिए विवेच्य नहीं समझा। आज नवीनतम खोजों के आधार पर उत्कृष्ट अपभ्रंश पुरानी हिंदी के काव्य ग्रंथ प्राप्त होने से शुक्ल जी का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। तो इस वजह से मतलब रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण किया है वीर गाथा काल का, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सही नहीं ठहराया, क्योंकि वो मानते हैं कि इस समय भी मतलब न केवल वीर रस से संबंधित बल्कि जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे वो धर्म से संबंधित थे, उनको आप बाहर नहीं कर सकते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहने के लिए अपना मत प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की दृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है कि ये कोई आदि के मनोभावन परंपरा विनिमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। ये ठीक नहीं है। ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग सचेत कवियों का काल है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। उन्होंने माना कि यह काल सिद्ध आचार्यों के धार्मिक उपदेश, नैतिक दर्शन और आध्यात्मिकता से युक्त है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि व चारण काल कहा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा और डॉक्टर जो रामकुमार वर्मा है इन्होंने इसको क्या नाम दिया, संधि व चारण काल। तो 2 भागों में बांटने के पीछे कारण था। संधि काल 2 भाषाओं की संधि का काल था और चारण काल चारण जाति के कवियों की यशोगाथा को प्रकट करता है, जिसमें तत्कालीन राजाओं के शौर्य, वीरता और साहस का वर्णन है। उनके जीवन प्रसंगों को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाना वर्णन करना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल कहा। उन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्ण निर्वाह हुआ है। तो चंद्रदत्त शर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल बताया। उन्होंने बताया कि हिंदी की प्रारंभिक स्थिति अपभ्रंश भाषा के साहित्य से शुरू होती है। तो और विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा। इससे ये लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल का ही रूपांतरण है। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण सामान्यतः इस प्रकार किया, जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें जो दी गई जानकारियां हैं आपको नोट्स के रूप में लिख लेनी है, किसने कौन सा काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने जो आधार बनाया वीर गाथा काल को, उसके पीछे जो 12 रचनाएं हैं उनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।